नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आप सभी का परिंदे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी तक हम आज़ादी मेरा ब्रांड में पेरिस तक की यात्रा हमने की। अब आगे की यात्रा मैंने जैसा कि बताया था आपको कि आगे हम आने वाले वीडियो में ब्रसेल्स की यात्रा पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रसेल्स की यात्रा। लील फ्रांस का एक छोटा सा शहर है। मेरे पास कुछ ही घंटे थे। कोवतुराज नाम की एक फ्रेंच वेबसाइट है जहां लोग अपनी ट्रिप शेयर करते हैं। जैसे कोई दिल्ली से चंडीगढ़ ड्राइव करके जा रहा है, गाड़ी में 2 सीटें खाली हैं तो वह इसकी जानकारी इस वेबसाइट पर डाल देता है। जिस किसी को चंडीगढ़ जाना है वो उसे लिखता है और साथ निकल पड़ता है। ले जाने वाले को तेल के कुछ पैसे मिल जाते हैं और साथ जाने वाले को आराम का सफ़र, क्या पता दोस्ती भी। यूरोप के हर देश में ऐसी वेबसाइट्स का खूब चलन है। इस तरह की किसी वेबसाइट के जरिए कहीं जाने से 2-3 घंटे पहले ही गाड़ी ढूंढी जा सकती है। इसलिए मुझे बहुत कम जगह की एडवांस में टिकट बुक करानी पड़ी और उस दोपहर मुझे लील से ब्रसल्स के लिए लिफ्ट मिल रही थी, अपनी बीवी को ब्रसल्स एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे एक महाशय की गाड़ी में। मेरे पास कुल 3 घंटे थे जो मैंने किसी लोकल कैफ़े में बिताने की सोची। सोमवार का दिन था, 11 बज रहे होंगे। शायद सब लोग काम पर जा चुके थे। दुकानें अभी तक खुली नहीं थीं, शटर डाउन थे। गलियां एकदम सुनसान सी। मुझे एक बार खुला दिखा। मेरे पूछने पर बार में मौजूद आदमी ने बताया कि यहाँ कॉफ़ी भी मिलती है। बार में अधेड़ उम्र के 4-5 लोग बैठे थे। यूँ तो सब अलग अलग टेबल पर थे, लेकिन सब आपस में बातें कर रहे थे। छोटे शहरों की यह चीज़ बड़ी ख़ास होती है। लोग आपस में बात करने से नहीं घबराते। जाने क्यों बड़े शहर वाले अपने में इतना खोए रहते हैं, शायद उनके फ़ोन ज़्यादा अच्छे होते हैं, तभी इतने इत्मीनान से आसपास सब इग्नोर मार देते हैं। खैर, वह भी ठीक ही है, क्या रखा है ज़्यादा बातों में। लेकिन कभी कभी मेरा बड़ा तेज़ मन करता है यूँ ही किसी से बात कर लेने का, लंदन में ख़ासकर। जब कई कई दिन हो जाते हैं असल में गपियाए हुए, लेकिन लोग फ़ोन में कैंडी क्रश करते रहते हैं। आजकल मैं भी सीख रही हूँ फ़ोन में गुम होना, लेकिन कोशिश करती हूँ ना ही सीखूँ। इसलिए एक किताब रखती हूँ झोले में। मैं पुराने और नए के बीच में कहीं टंगी हूँ शायद। अकेली थी तो बार में बैठे कुछ लोग मुझसे भी फ्रेंच में बतियाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरा फ्रेंच के मामले में एकदम पत्ता साफ और उनका अंग्रेजी के मामले में। तो हम बस मुस्कुराते रहे। कुछ लोग बियर पी रहे थे, कुछ कॉफ़ी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, शायद कैफ़े का मालिक रहा होगा, पैसे गिन रहा था। एक सुंदर जवान लड़की जो शायद यहाँ काम करती होगी, अपना सिगरेट रोल कर रही थी। कॉफ़ी बहुत कड़वी है, लेकिन 1-2 घूंट के बाद अच्छी लगी। यहाँ कॉफ़ी और बियर का दाम एक सा था और शायद स्वाद भी। यहाँ बैठे लोग लगता है रोज़ यहाँ आते होंगे। सोमवार की सुबह जाने इतनी फुर्सत में कैसे दिख रहे थे। या तो वे भी मेरी तरह बेकाम घूमने निकले थे। बार की वह सुंदर लड़की शर्माई सहमी नहीं थी। वह बड़ी बेफिक्री से अपनी बात कहती थी। उसने नए अंदाज के कपड़े पहने थे। वहाँ सब आपस में शायद फुटबॉल की बातें कर रहे थे। वह लड़की शायद किसी खिलाड़ी की नकल कर रही थी। वह किक मारती है और सब लोग हंस पड़ते हैं। मैं भी हंस पड़ती हूँ। हंसी की कोई भाषा थोड़े ही होती है। मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ पहचान सी लगती है। मेरे गांव में कोई बार तो नहीं है, लेकिन गली में सब बूढ़े सुबह सुबह यूं ही डेरा जमाते हैं और आने जाने वालों को आवाज़ लगाकर हाल चाल पूछते हैं। लेकिन वहाँ कोई लड़की आस पास भी नहीं फटकती। साथ बैठकर हंसी मजाक करना तो दूर की बात, पापा फिर भी मुझे ले जाया करते और सबके साथ बिठाकर मुझे अंग्रेज़ी का अखबार सुनाने को बोलते। कोई मुश्किल शब्द आता तो मेरे साथ डिक्शनरी में खोजते, वर्ड मीनिंग की कॉपी बनाते और रोज़ 10 नए शब्द मेरे साथ याद करते। गांव के लोग कभी कभी पापा को ताना देते, कृष्ण छोरी पे इतनी मेहनत नहीं करा करते, यहीं पानी भरना है इसने भी, छोरी की जात है, लंदन थोड़े ही बसेगी। एंड हियर आई वॉज। बड़ा मज़ा आता जब गांव की पुरानी बातें याद आती हैं। इतनी दूर आ गई हूँ गांव से, लेकिन शायद बहुत नज़दीक हूँ। मैं अपने गांव खेड़ी को अपनी आंखों में लिए घूम रही हूँ। वही मेरी ताकत है
और मुझे इसका ज्ञान यहाँ यूरोप में आकर हुआ। यहाँ फराटेदार अंग्रेज़ी आना इंटेलिजेंस का प्रतीक नहीं है। हिंदी किताबें पढ़ना या हिंदी में लिखना पिछड़ेपन की निशानी नहीं है। जिसको जो भाषा आती है वह उसमें बात करता है, उसको लिखता है। किसी खास भाषा के नहीं आने पर से हिकारत से नहीं देखा जाता। जब दिल्ली में थी तब ऐसा नहीं था। तब जो नहीं थी वह दिखने दिखाने की कोशिश में दबी सी रह जाती थी। बड़ी गाड़ी वालों के बीच में, अच्छी अंग्रेजी वालों के बीच में, कूल जनता के बीच में अपने देसी पालन पोषण को बौना मान बैठती थी। लेकिन अब खुश हो जाती हूँ। अपने खेड़ी से यूरोप तक के सफ़र को देख ऐसा नहीं है कि अब कुछ ज़्यादा जान गई हूँ, लेकिन नहीं जानने को लेकर कंफर्टेबल हो गई हूँ। जानने की कोशिश अब अच्छी लगती है। अब जैसे अपने लिए जानना है, दिखाने के लिए नहीं। यह एहसास वाकई अद्भुत है। ब्रसल्स में मेरा होस्ट था एक स्पेनिश बूढ़ा। कोई 60 या 65 साल का रहा होगा। 100 से भी ज़्यादा साल पुराने बड़े से घर में अकेला रहता था। उसने बताया कि वह पहली बार किसी को होस्ट कर रहा है। मेरा भी विदेश में किसी अजनबी के घर में रुकने का पहला अनुभव था। हालांकि मैं कश्मीर में एक बहुत ही लाजवाब फैमिली के साथ रही थी पहली बार, लेकिन उसकी बात अलग थी। हिंदी के 2 शब्द सुनते ही आधी आत्मीयता तो वैसे ही आ जाती है, बाकी की चाय पूरी कर देती है। अपनी भाषा में छुपे इमोशंस पढ़े जाते हैं, वरना तो बस शब्द ही समझ में आते हैं। यह तो एक फिरंगी था जिसे न हिंदी का ज्ञान था और ना ही हमारी वाली चाय की समझ। लेकिन अब तो मैं आ गई थी। वैसे मैंने सोच लिया था कि मुझे थोड़ी सी भी शंका हुई तो मैं भाग निकलूँगी और कोई हॉस्टल ढूँढूँगी। मेरे एंटीना एकदम सक्रिय थे। मैं हर बात ध्यान से सुन रही थी, उसके हर एक शब्द को तौल रही थी। मुझे तीसरे माले पर एटिक में ठहरना था। उसके लिए भी मैं शायद पहली अनजान मेहमान थी, तो वह भी जैसे तसल्ली कर लेना चाहता था। उसने कॉफ़ी बनाई और हम हॉल में बतियाने बैठ गए। आप पहली नज़र में इंसान पहचानने में विश्वास करते हैं? मैं करती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान का असली पता तो पहली बार में ही लग जाता है, अगर हम पता लगाना चाहें तो। लेकिन कई बार हम खुद भी तरह तरह के चश्मे लगाए हुए होते हैं, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में इंसान शायद इतना जटिल होता नहीं है जितना कि समझा जाता है तो हम सामने ही जो हैं। फिर तो हम बदलते रहे हैं ज़रूरत और हालात के हिसाब से। एक और चीज़ में मेरा विश्वास पक्का हुआ इस सफ़र के दौरान, वह है आप भले तो जग भला। हम जब किसी के सामने साफ़ होते हैं, बिना हिसाब किताब के होते हैं, लेन देन से परे होते हैं, तो सामने वाले के पास भी और कोई चारा नहीं होता साफ़ होने के सिवाय। जब भी मैं सामने वाले के साथ जटिलता से पेश आई हूँ, सामने वाला साफ भी हुआ तो उलझ जाता है। मेरी ज़िंदगी में एक ही संबंध ऐसा था जिस पर मुझे गर्व नहीं है, जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था और जिसका अंत भी गाली गलौज से हुआ। उसको याद करती हूँ तो याद आता है कि उसकी नींव में ही फ़रेब था। उसकी पसंद का होने के लिए 1000 फ़रेब किए और फिर खुद ही उनमें उलझती चली गई। और सबसे प्यारे रिलेशनशिप को भी जब याद करती हूँ तो याद आता है कि खुद को सामने बिछा दिया था मैंने कि मैं हूँ ये दोस्त, आगे तेरी मर्जी। समझ में नहीं आती तो अभी विदा ले ले, और आती हूँ तो खुद को भी सामने कर दे। तो आज तक सरल हूँ और साथ हूँ। हम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन वह बदलाव भी जब सामने हो, साफ हो, तो धोखा नहीं लगता, फ़रेब नहीं लगता। हॉकिन मेरा मेज़बान कुछ भी ऐसा ही एक सरल इंसान था। हॉकिन स्पेनिश है, लेकिन ब्रसल्स में 20 साल से रह रहा था। वह ब्रसल्स में एक सरकारी मुलाजिम है और यहीं का होकर रह गया है। ब्रसल्स एक छोटा शहर है और जिनको शांत जीवन पसंद है उनके लिए परफेक्ट है। यहाँ जीवन काफ़ी सहज लगता है, खाली खाली सड़कें, साफ़ हवा और कदम कदम पर पार्क। हॉकिन को ब्रसल्स से बेहद लगाव है और वह यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। बातों बातों में पता चला कि समय मिलने पर वह पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड भी है। शहर के अपने पसंदीदा कोने यात्रियों को दिखाता है और खुद घूमता है। हॉकिन अकेला है, शायद इसीलिए इतना समय है उसके पास। मुझे उसकी लाइफस्टाइल में अकेले होने के दुख की झलक कहीं दिखाई नहीं पड़ी। और सच मानिए मैं खोज रही थी। हमें तो आदत ही नहीं है यूँ लोगों को अकेले देखने की। हमें तो इस उम्र के लोगों के लिए सिर्फ पारिवारिक खुशियों का पता है। और क्या कर सकता है वह?
एक बूढ़ा अकेला आदमी नाती नातिन को पार्क में ले जाने के सिवाय उनको स्कूल छोड़ आए, लिवा लाए, शादी ब्याह में चौधरी बन गए। और क्या होती है एक बूढ़े आदमी की खुशियाँ। लेकिन हॉकिन की तो एक अलग ही ज़िंदगी थी, एक अकेले की दुनिया। वह घर में अकेला रहता था, लेकिन उसका घर अकेले मर्दों के घर जैसा कबूतर खाना नहीं था, बेहद साफ सुथरा था। जबकि घर में कोई बाई या काम करने वाली नहीं थी। उसके घर का एक एक कोना सजाया हुआ था, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, अलग अलग रंगों की दीवारें और चुन चुन कर खरीदे और करीने से लगाए हुए फर्नीचर। उसके घर की बेसमेंट में प्रदर्शित थी उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स, बड़े बड़े कैनवासों पर बिखरे रंग, उन पर छिटकी आकृतियाँ, रंग बिरंगी धारियाँ। उसकी रसोई बहुत सलीके से जची थी और वह रोज़ अपने लिए बढ़िया खाना बनाता था, खुद के लिए। मन ही मन में अपनी किस्मत को उससे मिलाने के लिए सराह रही थी कि हॉकिन ने शाम को मुझे आसपास की गलियां दिखाने का प्रस्ताव दिया, और यह भी कि उसके फेवरेट पब में हम बियर पी सकते हैं। ब्रसल्स की बियर पूरी दुनिया में मशहूर है। मैंने फटाफट अपना सामान एटिक में रखा और जूते पहन तैयार हो गई। लोकल लोगों के साथ रहने का एक और फ़ायदा होता है कि आप टूरिस्ट वाले एरिया से दूर होते हैं। ज़्यादातर होटल टूरिस्ट वाली जगहों में होते हैं, तो आप शहर के ऐसे कोने नहीं देख पाते जो गाइड बुक में नहीं होते, खासकर जब आप थोड़े समय के लिए ही किसी नए शहर में होते हैं। तो होटल में रहकर सिर्फ पोस्ट कार्ड वाला शहर ही देख पाते हैं। शहर की आत्मा छुपी रह जाती है। आप टूरिस्ट होते हैं तो शहर भी आपको टूरिस्ट जैसा ही ट्रीट करता है। वह आपसे पैसे भी ज़्यादा लेता है और घूमना अलग कठिन लगता है। लेकिन अगर आप शहर में टूरिस्ट नहीं दोस्त के जैसे रहते हैं तो शहर भी आपको दोस्त जैसे ही ट्रीट करता है। और दोस्तों से पैसे थोड़े ही लिए जाते हैं, आप बिना पैसे भी दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन यकीन नहीं होता ना आपको, करके देखिए, हो जाएगा। हॉकिन के घर के आसपास के और सब घर भी काफ़ी पुराने थे, ज़्यादातर 19वीं सदी के थे। सबके बाहर सन लिखा हुआ था। सामने से सब एक जैसे दिखते थे, सटे सटे लंबे से। सब में सामने सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। अंदर जाकर ही घर का डिज़ाइन पता चल सकता था। बाहरी शो ऑफ दिखाई नहीं देती यहाँ घरों में, बस रंगों में फ़र्क है। कोई हल्का जामुनी है, कोई गुलाबी, तो कोई हरा, तो कोई लाल। सब अलग अलग रंगों के घर हैं और उन पर बनी है यहाँ की खास स्टेन ग्लास आर्ट, शीशे की खिड़कियों पर पानी जैसे रंगों की चित्रकारी। हम कोई 10 ही मिनट चले होंगे कि एक बहुत बड़ा पार्क और झील सामने आ गई। इस शहर में जो नदी बीचों बीच नहीं है, उसकी कमी शायद ये पार्क और ये बेशुमार झीलें पूरा कर देती हैं। 10 मिनट चले नहीं कि सामने झील आ टपकती है। टहल घूमकर घर आने तक मैं काफ़ी आश्वस्त हो चली थी। पेरिस में जो एहसास 5 दिनों में नहीं हुआ था, वो ब्रसल्स में एक शाम में हो गया था। मन में यहाँ बसने का भाव आ गया, मुझे यहाँ रहना था। बाद में जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ब्रसल्स मेरे ट्रिप का फेवरेट शहर था जहाँ मैं रहना चाहूँगी, तो उनको बहुत अचंभा लगा। ब्रसल्स को लोग सरकारी शहर समझते हैं, एक तो इसलिए कि यह यूरोप का कैपिटल है, और दूसरे यहाँ कोई ख़ास टूरिस्ट अट्रैक्शन या पार्टी लाइफ नहीं है। जो भी हो, पर मेरे लिए यह परफेक्ट था। हॉकिन का फेवरेट बार तो बंद था, लेकिन वॉक द टॉक मस्त रही। हॉकिन ने बताया कि गर्मियों में अधिकतर लोग घूमने निकल जाते हैं, तो लोकल बार रेस्टोरेंट भी बंद हो जाते हैं। ज़रूरत के बजाय शौक में दुकान खोली हो तो कभी भी बंद करो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। हम भारतीय तो साप्ताहिक छुट्टी के रोज़ भी दुकान बंद ना करें, अगर बस चले तो। घरों के सामने कचरे से भरे नीले और सफ़ेद रंग के बैग रखे थे। हॉकिन ने बताया कि आज के दिन के लिए इन्हीं रंगों के बैग तय हैं। दरअसल यहाँ के लोग एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और रिसाइकिल करने के लिए घर का कचरा 3 रंगों के बैग्स में डालते हैं। पीले रंग के बैग में कागज़ और गत्ते आदि, नीले बैग में प्लास्टिक और टिन की बोतलें, और सफ़ेद बैग में बाकी बचा रोज का कचरा। अगर बैग काले या किसी और रंग का हुआ तो म्यूनिसिपैलिटी वाले उठाकर नहीं ले जाते। उल्टे पकड़े जाने पर काफ़ी फ़ाइन देना पड़ सकता है। हर दिन के लिए बैग के रंग फिक्स हैं और उस दिन केवल वही बैग बाहर रखने को होते हैं। मैं सोच रही थी कि कैसे एक ही धरती पर इतने अलग अलग तरह के समाज हो सकते हैं। मुझे याद है कि हमारी कॉलोनी में एक खाली प्लाट था, सब अपना कचरा वहीं फेंकते थे, चाहे बोतल प्लास्टिक की हो या कांच की।
फिर पूड़े में रहने आई तो वंदना दीदी काले बैग में कचरा बाहर रख देती और सफाई वाला आकर ले जाता। पता नहीं फिर वह कैसे अलग अलग करते होंगे सब कुछ। मैं तो सब कुछ उसी काले बैग में डालती रहती थी। कहने को तो हमारे घर और गाड़ियाँ उनसे आलीशान हैं, लेकिन समाज का सही विकास शायद इन नीले, पीले और सफ़ेद थैलों से ही नापा जा सकता है। घर पहुँचे तो दिन ढल चुका था और ज़ोर की भूख भी लगी थी। मेरे नेक-दिल मेज़बान ने पूछा कि मुझे स्पेनिश ऑमलेट पसंद है तो वह बना सकता है। मुझे तो पता भी न था कि स्पेनिश ऑमलेट होता कैसा है, लेकिन खैर ऑमलेट तो है, बस जब तक बीफ नहीं है सब चल जाता है। वह एक चीज़ दिमाग में गांठ सी है। हालांकि मैं अपनी यात्रा से पहले फुल वेजिटेरियन होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूँ घूमते वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पेरिस तक मैंने अपना संकल्प निभाया, अब अंडे तक आ चुकी हूँ। हॉकिन ने बहुत ही शानदार स्पेनिश ऑमलेट बनाया, जिसमें अंडा कम, आलू खूब सारा, थोड़ा सा प्याज और रंग के लिए कुछ टुकड़े लाल शिमला मिर्च के रहते हैं। मसाले के नाम पर सिर्फ नमक, और हमने उसे यहाँ की मशहूर बियर लेफ के साथ निपटा दिया। कितना बड़ा था आज का दिन। पेरिस से चली लील से लिफ्ट लेकर ब्रसल्स, और फिर इस अजनबी के साथ एक अजनबी शहर की टहलकदमी, और अब यह अजनबी खाना और बियर। इससे आगे आज की अजनबी रात। कुछ कुछ दिन होते हैं शायद ज़िंदगी में, जब हम ज़िंदगी का बड़ा सा हिस्सा जी लेते हैं, और कुछ कुछ महीने भी यूँ गुजरते हैं जैसे वहीं के वहीं। अकेले दुनिया फिरने का एक ही मज़ा है। आप इतनी सारी ज़िंदगी इतनी स्पीड से जी लेते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं होती तो कुछ भी कर लेते हैं। कई बार बहुत कुछ कर लेते हैं, फ़्लाइट से उतरकर टैक्सी में होटल जाने और फिर ग्रुप साइट सीइंग करने से बहुत ज़्यादा। अब मैं बेहद थक चुकी थी और जल्द से जल्द अपने बिस्तर में गोल हो जाना चाहती थी। सो मैंने हॉकिन से विदा ली और एटिक पर पहुंच गई। मैं जल्दी से कुंडी लगाकर सो जाना चाहती थी। फिर सुबह नया दिन होता और मेरा भरोसा अपने मेज़बान पर और ख़ुद पर और मजबूत होता। लेकिन यह क्या, दरवाजे पर तो कुंडी ही नहीं। अब क्या, ऐसे कैसे सोऊं घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ खिड़की भी दीवार में न होकर छत में है। यहाँ से तो किसी को आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। फ़ोन का सिग्नल भी कम ही लग रहा है। सब अंग्रेज़ी थ्रिलर याद आने लगे थे। खुद को समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौत से ज़्यादा क्या। फिर एक बार मरे तो मरे, उसके बाद पता थोड़े ही चलता है। कम से कम घूमते हुए तो मरूंगी। लेकिन कहीं टॉर्चर हुआ तो, अंग्रेज़ी फ़िल्मों में जैसे होता है। मैं सोचकर सिहर गई, अब क्या करूं। भयानक से भयानक ख्याल दिमाग में चक्कर काटने लगे। नीचे भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इतनी जल्दी इतना सन्नाटा कैसे हो गया। कहीं वह सोने का नाटक तो नहीं कर रहा, कहीं वह मेरे दरवाजे के ठीक बाहर तो नहीं खड़ा, कहीं वह मेरे सोने का इंतज़ार तो नहीं कर रहा। अब तो पसीने आ गए। शाम तक जो इंसान इतना नेकदिल और दयालु लग रहा था, वही अब डरावना लग रहा था। क्या अजीब नमूना होता है हमारा दिमाग भी, कहीं का कहीं भागता दौड़ता रहता है। ध्यान करके दिमाग शांत करने की भी कोशिश की। कहते हैं लंबी और गहरी सांसें लेने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरा डर फालतू का, भूत वाला थोड़े ही था। यह तो जायज़ डर था। तो लंबी सांसों ने भी काम नहीं किया। लगता है यात्रा शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। दिमाग एकदम फिरकी जैसा दौड़ रहा था, मतलब चुप ही ना होवे। हर तरह के डर ला रहा था पकड़ पकड़ कर। फिर अचानक से मुझे ख़याल आया कि वह तो एक पसली का बुढ़ा है और मैं इतनी हट्टी कट्टी हरियाणवी, उस अकेले को तो संभाल ही लूँगी। ज़रूरत पड़ने पर बचपन में सीखे ताइक्वांडो के 1-2 एक्शन भी याद आ ही जाएंगे। यह सब सोच मन को कुछ शांति मिली, पर कुछ ही। फिर भी मैंने सावधानी के लिए घर का पता, मेज़बान का नाम और एटी की फ़ोटो खींचकर कुछ दोस्तों को भेज दी कि आज यहाँ रुकी हूँ और कल मैसेज न करूँ तो मेरी फ़िक्र कर लेना। पता चला कि उन्हें लगे मैं घूम रही हूँ और यहाँ मैं धरती से ही गुम हो जाऊँ। इसके बाद मैंने वहाँ रखी कुर्सी और अपना बड़ा सा बैग पैक दरवाजे से सटा दिया। फिर भगवान का नाम लेते लेते सो गई। सुबह छत से आ रही धूप ने बताया कि दिन अच्छा होगा। मैं फटाफट नहाकर नीचे उतरी कि हॉकिन ऑफिस जाएगा तो उसके साथ ही निकल लूँगी, नहीं तो चाबी का झंझट रहेगा। मेरे होस्ट ने कॉफ़ी और टोस्ट मेरे लिए भी बना रखा था। वह वाकई नेकदिल था। जैसे कल शाम वैसे आज सुबह। यह सुरक्षित बीती रात ने साबित कर दिया था। और इस तरह मैं पूरे भरोसे और हॉकिन के दिए मैप के साथ ब्रसल्स की गलियाँ छानने निकल पड़ी। हॉकिन के घर से सिटी सेंटर लगभग 30-40 मिनट का पैदल रास्ता था। ब्रसल्स बहुत हद तक रोहतक जैसा लगा, बस साफ़ ज़रूरत से ज़्यादा था।
सीधी सपाट लैंडस्केप, आधी खुली सी दुकानें, सटे सटे घर, चौड़े चौड़े चौराहे, सड़क के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियाँ, लेकिन बीच में खाली। चलते वक्त नहीं लगता कि किसी और देश में हूँ। रास्ते में एक दुकान में समोसे जैसा कुछ दिखा तो एंट्री मारी। यह तो बंगाली बाबू की दुकान थी। केमान आछे दादा, मैंने कहा तो धीमे से मुस्कुराए। उन्हें शायद मेरे एक्सेंट से पता चल गया था कि बस यही लाइन आती है मुझे। बाहर इंडियन स्टोर भले लिखा था, लेकिन बाबू बांग्लादेश के थे और समोसे एकदम दिल्ली वाले। वैसे यूरोप में यह मज़ा है कि एक भारतीय दुकान पर पूरे भारत समेत श्रीलंका, पाकिस्तान और चीनी सामान भी मिल जाता है। जैसे हमें स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में ज़्यादा अंतर नहीं लगता, इन्हें भी भारत पाकिस्तान में नहीं लगता शायद। यहाँ तक कि पेरिस में एक इंडो पाक नाम का रेस्तरां भी दिखा था मुझे। काफ़ी झगड़े तो नज़दीकियाँ ही पैदा कर देती हैं शायद। 15 मिनट चलने पर आ गया एक बड़ा सा पार्क और बीच में झील। कुछ बतखें झील में शीर्षासन जैसा कुछ कर रही थी। यहाँ बैठकर गौर से देखने पर जाना कि डुबकी लगाकर खाना खोज रही हैं। और भी तरह तरह के रंग वाली बतखें इधर उधर घूम रही थीं। कुछ माएँ बच्चों के साथ पिकनिक कर रही थीं। एक लड़की उल्टे लौटकर किताब पढ़ रही थी। एक बूढ़ा कुछ कागज़ बिछाकर बैठा हुआ जाने क्या हिसाब लगा रहा था। बतखों के बच्चे खाने की फिराक में पिकनिक वाली पार्टी के आगे पीछे डोल रहे थे। बच्चे थोड़ा खुद खा रहे थे, ज़्यादा उन्हें खिला रहे थे। जानवरों और इंसानों का यह मेल मैंने यहीं यूरोप में देखा। ये बच्चे क्यों इनको पकड़कर घर नहीं ले जाना चाहते? क्यों इनके अंडे नहीं फोड़ते? क्यों इनके पंख नहीं खींचते? इनको इतने मैनर कैसे आ गए? मैनर भी लगता है एक तरह की लग्जरी ही है। सब ज़रूरतें पूरी हो तो ईमानदारी, इज़्ज़त, प्रेम, दया टाइप की चीज़ें आती होंगी शायद। इस शहर में घर बसाने को जी करता है। कुछ देर सुस्ताकर मैं पहुंच गई सिटी सेंटर, ग्रैंड प्ला। यह यहाँ का असल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ कुछ गैलरियाँ हैं, शायद म्यूजियम, लेकिन पेरिस के लूव्र के बाद म्यूज़ियम देखने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरा कुछ भी देखने या करने का मन नहीं था। मुझे बस घूमना था, बिना कोई असाइनमेंट बनाए। यूं ही लोगों से टकराना था, बेकाम बतियाना था, खाली रोड पर बैठकर मुस्कुराना था। और ब्रसल्स से अच्छा और क्या, जहां यूं भी देखने को मन्नेकिन पिस यानी लिटिल मैन पी से ज़्यादा कुछ नहीं था। इस शहर में मन्नेकिन पिस की फ़ोटो हर गाइड बुक में छपी रहती है। सुसु करते हुए एक छोटे बच्चे की सुंदर मूर्ति। इतना क्या खास था उसमें कि हर जगह उसी की फ़ोटो, सोविनर में उसी के छल्ले, पोस्ट कार्ड में उसी की तस्वीर। खैर, वह ग्रैंड प्ला के पास ही था, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ जा रही थी, उसके पीछे मैं भी होली। सारी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो गई और टूरिस्ट गाइड ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। लेकिन यहाँ क्या है, खूब सारी भीड़ और दुकानों के सिवाय। मैंने चारों तरफ देखा और फिर उस तरफ जहाँ सब लोग देख रहे थे। एक कोने में खूब सारे गुलदस्ते रखे थे और एक बड़ा सा पत्थर का स्टेज सा था। उसके बीच में एक 1.5 फुट की एक छोटे खिलौने जैसी काले रंग की कांसे की मूर्ति थी। नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि वह सूसू कर रहा है। शायद यह दुनिया का सबसे फ्लॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। शायद उसका अट्रैक्शन भी यही था। लोग यह देखने आ रहे थे कि सभी इसको देखने क्यों आते हैं। ब्रसल्स बेल्जियम की राजधानी होने या यूरोपीय यूनियन की राजधानी होने के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि चॉकलेट्स और बियर के लिए। ग्रैंड प्ला से मिलती दर्जनों गलियां चॉकलेट की दुकानों से लबालब भरी हैं, और कुछ कुछ तो ऐसी थीं जैसे सोने चांदी की दुकानें हों। शीशे के शोकेस में रखी हुई डिज़ाइनर चॉकलेट्स, तौल के हिसाब से मिलती सैकड़ों फ्लेवर की चॉकलेट्स, चॉकलेट के फाउंटेन, उसी के पेड़, और कुछ कुछ दुकानों में उसी की दीवारें और खिड़कियां भी। और जब मीठे से जी भर जाए तो यहाँ की दुनिया के बेहतरीन फ्रिट्स, फिंगर चिप्स, जो एक तरह से यहाँ की नेशनल डिश है। फ्रांस और बेल्जियम का पुराना झगड़ा है कि इसे पहले किसने बनाया। बहरहाल मीठे और नमकीन दोनों को गले से नीचे उतारने के लिए है यहाँ बियर। यहाँ एक बड़ा ही फेमस डेलिरियम कैफ़े है जो ग्रैंड प्ला के पास ही एक संकरी सी गली में है। नाम है कैफ़े, लेकिन यहाँ मिलती हैं बियर, और वह भी 2000 से ज़्यादा किस्मों की। ख़ास बात यह कि हर बियर का अपना गिलास है। जिसको ज्ञान है वह तो गिलास देखकर ही बता दे कि कौन सी बियर है। सब तरह का ज्ञान होता है दुनिया में।
मेरा ज्ञान तेरे ज्ञान से बड़ा, यह बहस तो बाकी चलती ही रहेगी। चॉकलेट और बियर के घातक मेल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब मैं गुनगुनाते मुस्कुराते नए शहर से दोस्ती बढ़ा रही थी। ग्रैंड प्लास से चलते चलते पहुंच गई सेंट माइकल कैथेड्रल, और मुझे कुछ अपना सा सुनाई पड़ा। मुझे हरियाणवी सुनाई पड़ी, वह भी ठेठ रोहतकी। इस देश में जहाँ अंग्रेजी सुनने के भी लाले थे, वहाँ हरियाणवी नहीं नहीं, ज़रूर मेरा वहम होगा। फ्रेंच और डच का कॉम्बिनेशन हरियाणवी जैसा तो नहीं? लेकिन मुझे तो दोनों ही नहीं आती। बेल्जियम की दो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, फ्रेंच निचले हिस्से में बोली जाती है और डच ऊपरी हिस्से में। लेकिन हरियाणवी, भीड़ में उन शहद जैसे मीठे शब्दों को फॉलो करते करते मैं ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। एक बेहद आकर्षक महिला फ़ोन पर रोहतकी में बोले जा रही थी। मैं उसको देखकर मुस्कराई, हाथ हिलाकर हेलो बोला और उसके बगल में बैठ गई। जब फ़ोन पर उसकी बात ख़त्म हुई तो उसने भी मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, फिर बोली, हेलो। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? इंडिया से? वो तो ज़ाहिर है, लेकिन हरियाणा में कहाँ से? अब वह हंसने लगी थी। मैंने फिर पूछा, घूमने आए हो? तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चल। वहाँ से 5 मिनट दूर थी इनक्रेडिबल इंडिया नाम की एक दुकान, जिसके सामने से मैं सुबह गुजरी थी। तब दुकान तो बंद थी, सो मैं कांच के पीछे अंदर रखे बुद्ध को नमस्ते बोल आगे निकल गई थी। सोचा था कि फिर आऊँगी जब खुलेगी। अब हम उसी दुकान के अंदर थे। उसने मुझे बैठने को कहा, बोली, चाय पियोगी? नेकी, और वह भी पूछ पूछ। यह दुकान उसकी थी और आजू बाजू वाली दुकानें भी। शहर का मशहूर इंडियन रेस्तरां, साथ में और भी बहुत कुछ। कांता नाम था उसका। आज से 30 साल पहले प्यार में पागल रोहतक से भागकर ब्रसल्स आ गई थी। फ़ोन वाला नहीं, चिट्ठियों वाला प्यार था वह। रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए एक अश्वेत लड़के के प्यार में पड़ गई थी वह। हरियाणा के जाट परिवार में जन्मी लड़की, घर वालों ने जिसको कॉलेज में भी पढ़ाने का एहसान किया हो, उसे एक अश्वेत से कैसे ब्याह देते? ना कोई फ़ोन, ना कोई ईमेल, ना व्हाट्सएप, ना स्काइप, ना जी टॉक और ना ही फेसबुक। मुश्किल है ना यकीन करना कि उस ज़माने में भी लोग प्यार करते थे, और सिर्फ करते ही नहीं थे, निभाते भी थे। शायद ज़्यादा ही आसानी से निभाते होंगे। रोज़ रोज़, मिनट मिनट की किटकिट जो नहीं होती होगी। महीने में एक बार चिट्ठी लिखी, अपने दिल का हाल बताया और ज़रूरत की बात लिखी। ये थोड़े ही पूछते होंगे, बेबी डिनर में क्या खाया, बेबी रात को अकेले मत जाना, बेबी क्या पहना है, फ़ोटो भेजो, इतना छोटा टॉप क्यों पहना है, मैं नहीं तो किसे दिखाओगी, और ये लो जी। अभी तो जान पहचान हो ही रही थी कि हो गया ब्रेकअप। चिट्ठी में तो धीरे धीरे जवान होता होगा प्यार, शायद दूरी में ज़्यादा पकता होगा, पता नहीं। वैसे मुझसे तो कभी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं निभाया गया। दूरी में तो हम सिर्फ अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं, सब अच्छा ही अच्छा। असली बात तो साथ रहने पर ही पता चलती है। छोटी छोटी बातें भी खींच पैदा कर सकती हैं। सुबह दूधिये से दूध कौन लेगा से लेकर बेडशीट पर हफ्ते कौन बदलेगा तक। इसलिए मैं तो लिव इन की बड़ी सपोर्टर हूँ। सही मिजाज तो जनाब के साथ रहकर ही पता चलते हैं, बाकी तो काफ़ी हद तक छलावा हो सकता है। खैर, यूँ भी नहीं कि साथ रहकर कोई रिश्ता फुल प्रूफ ही कर लेता है। समय के साथ हम बदलते ही हैं। जनाब बदलते हैं, समय बदलता है, कई बार बदले बदले भी पसंद हो जाते हैं, कभी कभी हजम नहीं भी होते। यूँ रिश्तों का रहस्य कायम रहता है। कुछ वाक्यों में जो रिश्तों को समझ सकते तो क्या बात थी, यह तो जैसे जन्मों की उलझन है। खैर, कांता तो सब कुछ दांव पर लगाकर आ गई थी। चिट्ठियों से प्रेम जवान हुआ और उन्हीं के हल्के नीले पन्नों पर शादी। फिर अपना नाम बदला, पासपोर्ट बनवाया और आ गई मीलों दूर। घर से, परिवार से, माँ बाप से, भाई बहन से, सबसे दूर। एक प्यार से दूसरे प्यार के पास, एक बंधन से दूसरे बंधन के पास। लेकिन उड़ान तो भरी, समंदर तो उड़ी, खुली सांस तो ली, निर्णय लेने की आज़ादी तो चखी। फिर 2 बच्चे पैदा हुए, और जब प्यार ख़त्म हो गया, वह चला गया था। उसने फ्रेंच सीखी, डच सीखी और अपनी मेहनत और समझ से अपना खुद का एम्पायर खड़ा किया। कांता को कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी से। शायद जब आपको खुद से शिकायत नहीं होती तो औरों को भी ज़्यादा देर आपसे शिकायत नहीं रह सकती। आज उस पर उसके माँ बाप को भी गर्व है, और बाकी परिवार को भी। हम इस तरह ब्रसल्स के बीचों बीच हरियाणवी में खोए रहे कि कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। हम तो ऐसे हो गए थे जैसे बरसों की यारी हो।
चाय पर चाय चलती रही और इस तरह ब्रसल्स जिससे कल तक पहचान तक नहीं थी, आज वहाँ जैसे घर मिल गया हो गई। अब आगे मुझे जाना था एम्स्टर्डम। वहाँ थी मेरी कॉलेज की पुरानी सहेली। तो रहने खाने का मामला तो तय था, बस जाने का जुगाड़ करना था। तो दोस्तों, इस सफ़र की अगली कड़ी में हम घूमेंगे एम्स्टर्डम। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।